नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा विषय थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल है। आज मैं बात करने वाला हूँ भारत में जातिगत आरक्षण की। जब देश में संविधान लागू हुआ, उस समय आर्टिकल 14, 15, 16, 17 जो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जिनको हम बोलते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, अवसरों की समानता मिलेगी। अब आप ये बताइए कौन-सा वैज्ञानिक कारण है कि किसी एक वर्ग के लोग को कम अंक में सेलेक्ट करना, अधिक आयु और अधिक अवसर देना, इसका क्या वैज्ञानिक कारण है? उस समय एक ऐसी अवधारणा चली मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ के, अम्बेडकर के तर्क सुनकर, गांधी जी का हरिजन सुन कर के कि लोगों को वास्तव में ये लगने लगा कि एक वर्ग के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, बहुत अत्याचार हुआ, वो दबा कुचला है। ठीक है। राजा का बेटा राजा नहीं, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, ये भी चला। इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत घमासान हुआ होगा शायद, मैं नहीं कहता हुआ होता तो कोई ना कोई क्राइटेरिया ज़रूर रखा जाता जैसे आज के परिवेश में ईडब्ल्यूएस में है कि इतनी आयु होनी चाहिए, इतना ज़मीन होना चाहिए। मतलब कोई तो ऐसा एक क्राइटेरिया होना चाहिए था कि भाई इस पर्टिकुलर मानक को क्रॉस करेंगे तब आपको ये सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। अभी क्या है कि ज़रूरी नहीं कि राजा का बेटा एक ही वर्ग में हो, राजा हर वर्ग में होते हैं और फिर उन्हीं के बेटे बनते हैं। आज अगर मैं बात करूँ तो 1950 से लेकर के 2020 तक, अगर आप एक बार आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे, रिव्यू करेंगे तो आपको लगेगा कि जो पहली बार में सेलेक्ट हुए थे, उन्हीं के पीढ़ी दर पीढ़ी सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं और बाकी लोगों को कभी-कभी छुट्टा-छुट्टा चिल्लर-बिल्लर मिल जाता है, वो सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि हाँ, इनको भी मिल रहा है। कई बार आपने सुना होगा रिक्शा चलाने वाले का बेटा बन गया, मुंशी का बेटा बन गया, काम वाली बन गई, झाड़ू लगाने वाले बढ़ गई, रेलवे की वाई-फाई से पढ़ने वाला ये बहुत ही रेयर केस है। और अगर हम इन्हीं केस पर पूरा रिलाई कर लें, तो जो बड़े-बड़े जगह पे कोचिंग सेंटर में लाखों बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, वो मूर्ख हैं इसका मतलब, उनको पढ़ना नहीं आता है। खैर मेरा आज का मुद्दा सिर्फ़ ये है कि क्या एक ऐसी आरक्षण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी जाति के आधार पे जिसमें कुछ मानक तय होते? कि भाई ये मानक आपने पार किया तो आप इस सुविधा से अलग हो गए, अब आप सामान्य वर्ग के हो गए। उससे क्या फ़ायदा होता कि जो और नीचे की जो लेयर्स थी, उन लेयर को आगे आने का मौका मिलता। अभी क्या है कि जो पहली लेयर है, वो मजबूत और मजबूत और मजबूत स्टील की बॉडी, लोहे की बॉडी जैसी हो रही और वो अपने ऊपर या अपने बराबर किसी और वर्ग के इस व्यक्ति को आने ही नहीं दे रही है। और उसका नतीजा ये है कि बार-बार, बार-बार उन्हीं के परिवारों के या उन्हीं के संबंधी आगे आ रहे हैं और बाकी के लोग वहीं के वहीं पड़े हैं। जो बेचारे 5 किलो राशन, 3 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो नमक या सरकारी किसी योजना के लिए बेचारे आक मतलब वो क्या है ना कि पलक पाँवड़े बिछाए खड़े हुए। तो यहाँ पर मेरे कुछ क्राइटेरियाज़ निकाले हुए हैं और वो पूरी तरह से संवैधानिक है। मतलब संविधान से कहीं उनका कोई विरोध नहीं। तो मैं उनको आपके साथ दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखिए निर्णय इस मुद्दे पर गहराई से बात करने से पहले 2 प्रश्न मेरे हैं। सबसे पहला ये है कि आरक्षण का उद्देश्य क्या था? दूसरा ये है कि वर्तमान में क्या हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं? आरक्षण का उद्देश्य ये था कि जो दबा कुचला वर्ग है, जो शिक्षा से वंचित रहा है, हालाँकि जब मैकाले शिक्षा पद्धति आ गई थी, गुरुकुल खत्म हो गए थे, उस समय हम ये नहीं कह सकते किसी को वंचित रखा गया होगा। ज्योतिबा बाई फुले, सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अगर शिक्षा किसी एक वर्ग के हाथ में होती तो इन लोगों को कभी शिक्षित होने का मौका ही नहीं मिलता। तो अगर हम तर्कपूर्ण देखें तो ये एक भ्रम, एक अंधविश्वास, एक पाखंड फैलाया गया, ये शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन ख़ैर चलिए वो धारा है, बह रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, जो रोकेगा उस पे मनुवादी होने के आरोप लगेंगे। आरक्षण का उद्देश्य ये था कि कुछ वर्ग जिनकी बात उस समय चल रही है, उनको थोड़ा-सा ऐसा सहयोग देना है कि वो बराबरी के उस पर आ जाए। उस समय आयु में, अंकों में छूट दी गई। जबकि वास्तव में अगर इसको फ़ायदा देना ही था,
तो शिक्षा में दे देते कि आप सबसे पहले शिक्षित होइए, क्योंकि शिक्षित होने के बाद तो कहीं कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता। आप अगर शिक्षित है तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन चलिए, उसका भी कोई मानक नहीं कि आपने स्नातक कर लिया है या आपने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली है या आपने कोई तकनीकी शिक्षा कर ली है तो इससे आप बाहर होंगे, नहीं। वो आप राजा बन गए हैं, फिर भी आप उस अधिकार को लेते रहे। उसके परिणाम ये हुए कि कुछ समय के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बाद पिछड़ा वर्ग बना। उसमें न जाने कितनी जाति, यानी कि कहीं न कहीं जो हमने उस क्राइटेरिया को लेके चले थे, वो नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था कि बजाय एक वर्ग के ऊपर उठने के, जो वर्ग ऑलरेडी ऊपर उठे हुए थे, वो नीचे गिर कर के आरक्षण की माँग करने लगे। और आज स्थिति ये है कि पहले दलित और पिछड़े थे, अब अति दलित और अति पिछड़े भी आ गए। यानी कि जो हमको धारा ऊपर की तरफ ले जानी चाहिए थी, वो ना ऊपर जाकर के नीचे की तरफ जा रही है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग आरक्षण के लिए अपने आप को दलित और पिछड़ा साबित करने में लगे। और इसके लिए कई बार रेल की पटरियां उखाड़ी जाती है, कई बार चक्के जाम किए जाते हैं, कई बार ऐसी हरकतें की जाती है कि आप विश्वास कर लें कि ये नागरिक जो है शैक्षणिक और मानसिक रूप से पिछड़े। चलिए, मनु अंबेडकर, मनु ने एक मनुस्मृति लिखी थी, जिसमें इस किताब में जन्मजात द्विज और जन्मजात श्रेष्ठ और पिछड़ा, उसमें एक्चुअली दलित का कहीं वर्णन नहीं था। पता नहीं इन महापुरुष ने कहाँ से उसमें पकड़ लिया। अगर हम ये मानते हैं कि मनुस्मृति में द्विजों को जन्मजात श्रेष्ठ माना गया था, तो आज की जो संविधान की संरचना हुई है, उसमें भी तो एक वर्ग को जन्मजात दलित और पिछड़ा मान लिया गया है। वो कब उठेगा? यानी कि अगर वहां पर उच्चता की बात थी, तो यहाँ पर निम्नता की बात है। एक वर्ग उसमें उच्च माना गया था, तो इसमें एक वर्ग को निम्न मान दिया गया है कि वो उठना ही नहीं है। तो अगर वो गलत है, उसको जलाया जा सकता है, तो फिर ये भी गलत है, इसको भी सुधारा जा सकता है। हम जलाने की बात तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हर पुस्तक में कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। चलिए, आज का कानून भी जाति के कारण कुछ समुदाय एवं स्त्रियों को हमेशा कम बौद्धिक क्षमता और धीमी गति से आगे बढ़ने वाला गरीब मानता है। तो फिर इसका विरोध क्यों नहीं? क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। जैसे मैं सामान्य वर्ग का सवर्ण व्यक्ति हूँ, मेरे पास भी 2 आँख, 2 नाक, 1 कान, 2 कान, 1 मुँह, 2 हाथ, सबके पास वही। मैंने भी जब जन्म लिया तो मेरा वज़न भी 4 साढ़े 4 किलो था, जो दूसरा है उसका भी इतना ही होगा। मेरी बॉडी में भी 75% पानी है, उसकी में भी होगा। तो अंतर कहाँ है? जिसके आधार पर सरकार भेदभाव करे, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं, सिर्फ़ इसका कि एक वोट बैंक की राजनीति। चलिए, अब आगे आते हैं। कमजोर वर्ग के आधार क्या थे? सामाजिक, ठीक है, समाज में सम्मान नहीं है, एजुकेशन और इकोनॉमी। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि समाज का जो स्ट्रक्चर है, वो डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है। अगर मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा, तो आप बदले में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आर्थिक का भी कोई मात्रक नहीं है, अगर आप कंपेयर करें अंबानी से, अडानी से, टाटा से, तो आप कभी नहीं कर पाए। हाँ, आपका 2 समय का खाना, आपकी शैक्षिक बच्चों की पढ़ाई, मतलब एक ज़रूरत की चीज़ें अगर आपके पास पूरी हो रही हैं, तो आप आर्थिक रूप से संपन्न ना सही लेकिन सक्षम हैं। शैक्षणिक का आधार ये कि आप स्नातक हैं या ग्रेजुएट हैं, बीटेक है, ये सब। आरक्षण की उपाधि, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग, लेकिन इसके मात्रक क्या है? कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। ये कमजोर हैं, कैसे मापा जाए? भाई उनके भी 2 नाक, मतलब 2 छेद होते नाक, 2 आँखें, 2 कान, 1। आरक्षण दिया 10 साल के लिए, लेकिन उसमें कितनों को क्या-क्या फ़ायदे हुए उसका कोई रिपोर्ट नहीं, कि भाई चलो ये 5,000 लोग आरक्षण प्राप्त किए। अब ये परिवार बाहर, अब ये परिवार सामान्य हो गए। फिर 10 साल के लिए बढ़ाया गया, तो ये भी नहीं देखा गया कि जिनको एक बार भी नहीं मिला है, अब उनका ध्यान रखा जाएगा। जैसे ईडब्ल्यूएस में ध्यान बहुत गहराई से रखा गया। फिर 10-10, 10-10 करते हुए यार लगभग 70 साल हो गए। लेकिन कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसमें ये हो कि भाई इनको पहली बार मिला है और इनको अब नहीं मिलेगा। लेते जाओ, लेते जाओ, लेते, बहुत अच्छा। तो इसमें कमजोर और शैक्षणिक में सबल और निर्बल का मानक क्या है? सिर्फ जाति ही तो है कि अगर इस जाति में जन्म लिया है तो आप कमजोर और निर्बल हो,
लेकिन उसी जाति में एक वास्तव में इतना गरीब है जिसके पास 2 वक़्त का खाना नहीं है, या अन्य वर्गों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने बच्चों की फीस जमा करने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, हम उनको सक्षम मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, वो ठाकुर हैं, वो कायस्थ हैं, वो तो ऐसे माना किसी भी सभ्य समाज में, या जिसे हम संवैधानिक राष्ट्र कहें, लोकतांत्रिक कहें, वहाँ थोड़ा-सा गड़बड़ है। क्योंकि अब समय है पुनरावलोकन। आज लोकतंत्र है, आने वाली पीढ़ियाँ ज़रूर पूछेंगी ये सवाल कि भाई ये सुविधा किस आधार पर? जैसे जैसे मनुस्मृति में अगर हम बोलें कि ब्राह्मणों को श्रेष्ठ लिखा गया है या उनको प्रोटेक्शन बहुत दिया गया है, तो उसके कोई ना कोई कारण रहे हो। पढ़ाने वाले और पूजा-पाठ वाले ब्राह्मण बहुत कम होंगे, इस व्यवसाय को अपनाने वाले भी बहुत कम होंगे। हो सकता है कि उनके ऊपर आसुरी शक्तियाँ हमेशा हमला करती, हमेशा उनको परेशान करती हैं, तो मजबूरी में किसी राजा को, मनु जैसे महाराज थे, उनको ये विधान बनाना पड़ा होगा कि भाई अगर ये सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो धर्म और समाज नष्ट-भ्रष्ट हो। लेकिन आज उसको एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं, तो वो गलत है। कल को जब इस संविधान को इस तरह से एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं होगा कि भाई जुल्म हुआ तो कब हुआ? बोले 5000 साल पहले। किस पे हुआ? बोले बाबा के बाबा के बाबा। अरे भाई कोई 5000 साल का व्यक्ति तो लाओ, जो ये कहे कि मुझ पे जुल्म हुआ है। मुग़ल आए, मुग़ल के बाद आपके अंग्रेज आए, उसके बाद से लोकतंत्र चल रहा है। मतलब ये सब कुछ चलता रहा और आप पे जुल्म होता रहा और पूरा सिस्टम शांत बैठा रहा। हाँ, क्या है? तो अब सवाल ये है कि ना तो बुद्धिजीवी और ना ही सर्वोच्च न्यायालय और ना ही संसद ने इसके कोई मानक तय किए हैं। अब सवाल बनेगा, क्योंकि अब सवाल ये है, गुणवत्ता खराब हो रही है, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लोग विदेशों को भाग रहे हैं और देश का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इतने वर्षों में जिनको लाभ मिला है कम से कम वो एक बार जिसको मिला, 2 बार मिला तो सामान्य वर्ग में आ जाए। लेकिन नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं? उसका भी कोई नहीं, कुछ मानक तय किए जाएँ कि भाई जिसने स्नातक कर लिया, तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर ली है, उसको सामान्य वर्ग में लाओ, या जिसके पास खुद का मकान, ज़मीन, नौकरी है, वो आर्थिक रूप से सक्षम मान लिया जाए। अब सामाजिक रूप की तो कहानी ये है कि हर किसी का एक समाज होता है, जैसे मैं कायस्थ हूँ, मेरा एक समाज है, मुझे अपने समाज में सम्मान मिल रहा है, बाकी समाज मुझे सम्मान तब देगा जब मैं उस समाज के लिए कुछ करूँ। आप ये बोले कि नहीं साहब बैठे से उठा दिया जाता है, तो ऐसा संभव है ही नहीं, और अगर ऐसा है भी, तो कहीं न कहीं उसमें आप अपने कर्मों को भी पुनरावलोकन करें, कि आपको आपके साथ अभद्र व्यवहार क्यों किया गया? कहीं आपने खुद तो नहीं किया है। अब ये सारी बातें जो है, वो सिर्फ़ इसलिए आती है कि जब संविधान का अनुच्छेद 15 कह रहा है, सबसे पहले धर्म, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक का दर्जा चल रहा है। मूलवंश, आज भी हम लोग राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे जो पुराने लोग हैं, राजे महाराजे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। जाति के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, लिंग के आधार पर सीटों का आरक्षण कर रहे हैं। जन्म स्थान यानी कि जैसे जम्मू कश्मीर है या पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर भी कुछ नागालैंड में तो आप घुस ही नहीं सकते, कि भेदभाव हो रहा है। जबकि संविधान का अनुच्छेद कहता है कि नहीं। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्ग के हितों के लिए बात। अनुच्छेद 314 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहे। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना, 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, 341 में अनुसूचित जातियां कौन सी है, 342। ये इतने सारे बने हैं, लेकिन कभी इन्होंने कोई सर्वे कराया कि भाई अब कौन ऊपर उठा है? क्योंकि उद्देश्य तो अपलिफ्टमेंट ही था ना, जो निम्न तबका है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको ऊपर लाना है।
न कि जो ऊपर है उनको नीचे ले जाना। तो इन सारे सवालों के जवाब कौन दे? अब सवाल सिर्फ आपके ऊपर यही है कि इन सारे सवालों के जवाब कौन दे? तो मेरा तो ये है कि अगर भारत सरकार या राज्य सरकार आरक्षण की इस पद्धति को अपनाए तो भारत विश्व की शक्ति बन सकता है। भाई जिसको एक बार आरक्षण मिल गया जिस परिवार को, उसको निकाल के बाहर करिए, जिससे कि उसके नीचे वाली लेयर ऊपर आए। फिर वो लेयर ऊपर आई उसको बाहर कीजिए, फिर उससे नीचे वाली। इस तरह से एक एक करके सारी लेयर ऊपर आएगी और सबको फायदा हो जाएगा। और इससे क्या है कि आने वाले 20-25 सालों में, या हो सकता है 10 साल में ही, एक्चुअली जो उद्देश्य रहा होगा वो यही रहा होगा। उन्होंने एक आकलन किया होगा कि ये वर्ग जो है वो भोला भाला वर्ग है, चीटिंग नहीं करेगा, इसको एक बार लाभ मिलेगा तो ये ईमानदारी से खुद हट जाएगा। फिर जो एक लेयर जो उसके बाद जो बचेंगे थोड़े से, वो ऊपर आएंगे, उनको मिलेगा, वो हटेंगे। फिर उसके बाद आएगा, ऐसे 10 साल में 10 लेयर क्लियर हो जाएगी और हर परिवार के व्यक्ति को कुछ ना कुछ शिक्षा मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, मतलब नौकरियां सरकारी मिल जाएगी। ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो है स्थितियां सामान्य, ठीक है। लालच, द्वेष, घृणा, और उसके बाद हमारे कुछ अ, राजनेताओं ने भड़काना शुरू कर दिया कि तुम्हारी दुर्दशा के जिम्मेदार ये लोग हैं। तो वो द्वेष और घृणा, अभी अगर मान के चलो कि मैं किसी जज से मिलूं और उनको ये बोलूं कि सर आपके भाई ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके जज बनने के कारण उनका शोषण हुआ है, तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से क्या मान्य होगा या नहीं होगा? मतलब आप आगे बढ़े हैं तो हमारा शोषण होगा, और हम अकर्मण्य बैठे रहे तो हम ठीक है। तो भारत सरकार को ये सोचना होगा, और इनफैक्ट ये सोचना उन व्यक्ति को भी चाहिए जो एक बार फायदा ले चुके हैं, कि भाई अब आप सक्षम हैं तो आप छोड़िए। और आपका जो छोड़ना है वो कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं लेगा, वो आपके ही भाई बंधु, आप ही के वर्ग के लोग हैं। तो जब तक आप त्याग का भाव नहीं लाएंगे, राष्ट्र का विकास नहीं होगा। बाकी तो फिर चल ही रहा है जैसे कुछ चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।